हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर ऑफिशियल। आपका डीके सर ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं डीके सर आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का अंशाल्व चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन का सलूशन लेके आ गया हूँ। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ अंशाल्व से जो बोर्ड पर शो कर रहा है तो पढ़ रहा हूँ। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा और मात्रक लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको वैद्युत फ्लक्स बताते हैं। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? देखिए, एक समान सपोज करेंगे, हम मानेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक काल्पनिक पृष्ठ को मानेंगे। क्या करेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक काल्पनिक पृष्ठ को मानेंगे और उस पृष्ठ से, ध्यान से देखिए, उस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, वो कितनी रेखाएं पास कर रही हैं, उन रेखाओं के माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आइए यहाँ पे फिगर द्वारा हम बताते हैं। लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? वैद्युत फ्लक्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आइए हम बताते हैं। सपोज करेंगे एक काल्पनिक पृष्ठ है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो ये हम काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। काल्पनिक पृष्ठ बनाने से पहले वैद्युत बल रेखाएं बनाते हैं। देखो, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं में एक हम काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। इन रेखाओं में क्या करेंगे? एक काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं जो काल्पनिक पृष्ठ है यह यही है। ध्यान से देखिए, यह एक काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, अब इन पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकल रही है? ध्यान से देखिए, इन पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकल रही हैं। ध्यान से देखिए इसको, इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकल रही हैं। इन्हीं रेखाओं की माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इन्हीं रेखाओं के माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो रेखाएं, इनका नाम लिख देते हैं। इनका नाम है वैद्युत बल रेखा। बहुत सारी हैं और यह जो है, इस पृष्ठ का नाम मानते हैं हम काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं? काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं। जो ये काल्पनिक पृष्ठ माने, इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल, वो कैपिटल ए है। और जो ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, ये वैद्युत बल रेखाओं को हम कैपिटल ई से लिखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदिश होती हैं, इनमें दिशा होता है, इसलिए इनको ई वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत
फ्लक्स क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको फाई ई से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अब आप लोग एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिए हैं। काल्पनिक पृष्ठ जो है, ध्यान से समझिएगा, जो काल्पनिक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ए है। अब सपोज कहते हैं इस काल्पनिक पृष्ठ में एक स्मॉल क्षेत्रफल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक स्मॉल, एक अल्प क्षेत्रफल लेते हैं। तो अल्प क्षेत्रफल को हम लिखते हैं डी ए। क्या लिखते हैं? डी ए। क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश आप लोग पढ़े हैं, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। तो क्षेत्रफल सदिश। अब मान लेंगे जो एक स्मॉल अवयव लिए हैं इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर, उसका क्षेत्रफल क्या है? डी ए है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या है? डी ए है। और जो ये हम लिए हैं पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ है, काल्पनिक है लेकिन क्लोज पृष्ठ है। तो नीचे के लाइन से यानी आगे के लाइन से हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए, लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, हम संपूर्ण के लिए नहीं निकालेंगे, देखिए हम अल्प के लिए निकालेंगे, क्योंकि इसका संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम अल्प को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? इसमें से अल्प लाइनें निकलेंगे। मान लेते हैं इसमें देखो फिगर में एक लाइन दिखाई दे रही है, तो जो अल्प लाइन, कम लाइन है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? डी फाई ई। यानी अल्प लाइन का, अल्प क्षेत्रफल में से अल्प लाइन निकलेंगे और उस अल्प लाइन का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई ई होगा। बात समझ में आया? ए डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ई डॉट, इसका क्षेत्रफल क्या है? अल्प का, डी ए। और इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है। अगर हम निकालें संपूर्ण पृष्ठ के लिए, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें, यानी ये जो बड़ा आयताकार काल्पनिक पृष्ठ माने इसके लिए निकालें, तब क्या होगा? ओवरऑल को निकालना है तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये आयताकार जो काल्पनिक पृष्ठ है वो बंद है। और इसका क्षेत्रफल क्या है? ए। ई डॉट डी ए। ठीक है। ए इसको करेंगे डी फाई को, तो ये हो जाएगा फाई ई डी ए। अब इसको आगे ले चलते हैं, तो आप लोग पढ़ें क्लास 11th में ए डॉट बी, वेक्टर में आप लोग पढ़ें ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ भी निकालेंगे, रफ कार्य किए हैं, ये जो कार्य है वो क्या है? रफ है। ये रफ कार्य किए हैं, तो इसको इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ये क्लोज इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र जो इसका क्षेत्रफल सदिश है, दोनों का दिशा अगर देखें तो दोनों का दिशा सेम होगा। क्या होगा? दोनों का दिशा सेम होगा। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, जब दिशा समान है तो कोण कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0, और कास 0 का मान आप लोग जानते हैं कितना? 1 होता है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे तो फाई ई इक्वल टू
क्लोज इंटीग्रल ए डी ए। अब इंटीग्रेशन करेंगे फाई ए इक्वल टू ई को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ए डी ए। बात समझ में आया। और डी ए का करेंगे तो केवल ए हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए। ये आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब इसका हम मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक आइए यहाँ से हम बताते हैं इसका मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे लिखते हैं मात्रक। मात्रक हेडिंग लिखेंगे और मात्रक को निकालेंगे, तो ये लिखेंगे फाई ए, यानी यहाँ पे मात्रक लिखेंगे तो लिखेंगे फाई ई का मात्रक इक्वल टू ई का मात्रक इनटू क्या है, ए का मात्रक, ए का मात्रक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ई का मात्रक यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर। अब अगर इसका हम बीमीय सूत्र निकालें, लिखेंगे बीमीय लिखेंगे, अगला हेडिंग जो होगा वो होगा फाई ई का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। ध्यान से देखिए, बीमीय सूत्र निकालना हो तो फाई ई, इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। ध्यान से देखिए, न्यूटन का क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है, यानी एम एल टी पे पावर -2। कूलाम का होता है AT, और गुणे में है मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एम एल पे पावर 3 टी पे पावर -2, और नीचे से इसको ऊपर ले चलेंगे, ए पे पावर -1 टी पे पावर -1। अब इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो ये है एम एल पे पावर -3 टी पे पावर -2 और -1 टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। यह इसका बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। यानी गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कह रहा है, जो क्वेश्चन ऊपर दिया है ना, ध्यान से इसको देखिए। एक गॉस का प्रमेय सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गॉस का प्रमेय, यहाँ पे लिखेंगे गॉस का GAUS गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। आइए, कोई भी प्रमेय को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी प्रमेय को सॉल्व करने से पहले उसका हम कथन चेक करते हैं। कथन क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। उसका स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिए, किसी बंद परिबद्ध से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद परिबद्ध से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा घेरे गए उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही इसका स्टेटमेंट है। तो आइए स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कथन। कथन कथन हम लिखते हैं, किसी बंद पृष्ठ से
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इसी को सिद्ध करना है। क्या करना है? इसी को सिद्ध करना है, और इसी को हम सिद्ध कर देंगे तो गॉस का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो इसका प्रूफ लिखते हैं, ध्यान से देखिए। प्रूफ लिख के मानेंगे कि हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है। ध्यान से देखिएगा, मानेंगे हमारे पास क्या है, एक कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के ओ बिंदु से, यहाँ पे एक बिंदु मानेंगे या बिंदु ओ है, इसके ओ बिंदु से, ध्यान से देखिएगा, इसके ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। क्या है? बहुत छोटा हो जाता है ना, एक बिंदु पी है। यह जो बंद पृष्ठ माने इसके किसी ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमको ज्ञात करना है वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो लाइन है इसके दोनों ओर ओरिजिन से यानी ओ बिंदु से एक लाइन और संकल्पना करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और जो इसका एरिया हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक आपको कोण की आकृति दिखाई होगी। कोण को हिंदी में शंकु कहते हैं, आप लोग शंकु पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो एक आइसक्रीम का खाया है ना, कुल्फ़ी, उसी कुल्फ़ी की आकृति का यहाँ पे कोण दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कोण दिखाई दे रहा है, तो इसी कोण के केंद्र पर यहाँ पे, इसी कोण के केंद्र पे यहाँ पे जो कोण बनेगा, इसको हम कहते हैं घन कोण, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। इसको क्या लिखते हैं? घन कोण कहते हैं, या लिखते हैं इसको ओमेगा से। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। और जो ए पृष्ठ का कल्पना किए, ए पृष्ठ अल्प है, छोटा है, बहुत कम है, तो जो घन कोण होगा वो भी छोटा होगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं घन कोण किसे कहते हैं। तो घन कोण अगर आपको समझना है तो इसके पिछले वाले टॉपिक में आप लोग समझ लीजिए, उसमें मैं बताया हूँ घन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो डी ओमेगा एक घन कोण हो गया। अब जो यहाँ पे पी बिंदु का सरफेस लिए, पृष्ठ लिए, जब कोण छोटा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा। वो क्या होगा, अल्प होगा। और इसका वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में होगा। अभी हम क्षेत्रफल सदिश पढ़ाए हैं, इसके पिछले वाले टॉपिक में अब वैद्युत फ्लक्स पढ़े हैं, उसमें बताया गया कि डी ए और ई का दिशा दोनों का सेम होता है। सेम होने के कारण दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और जो ए ओ बिंदु है, इस पे जो आवेश है वो प्लस क्यू है। अब इसके आगे हम इसको सिद्ध करके दिखाने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिगर के द्वारा बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। लिखेंगे माना कि बिंदु ओ पर ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु की बात कर रहा है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के, ध्यान से देखिएगा, कारण
किसके कारण? बिंदु O पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E सदिश है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे कितना है? E सदिश है। बात समझ में आया? ये फिगर के द्वारा लिखे हैं। अब देखिए जो P है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इस संपूर्ण पृष्ठ के अपेक्षा क्या है? कम है। तो इस पे लिखेंगे अल्प क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, डी फाई ई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है। तब लिखेंगे, देखिए पी बिंदु जो है अल्प क्षेत्रफल का, तो इस अल्प क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो आप लोग ने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स में डी फाई ई अल्प क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? ई डॉट डी ए। आप लोग ने पढ़ा है क्या होता है? ई डॉट डी ए। और ई डॉट डी ए को तोड़ने तो यह होता है ई डी ए कॉस थीटा। आप लोग ये कॉस थीटा इतना आप लोग जानते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर, लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता निकालेंगे। तीव्रता क्या होता है? यह होता है =1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए प्लस Q आवेश से P तक की दूरी कितना है? R है। तो लिखेंगे Q/r²। समीकरण 2, सॉरी ये समीकरण 1 होगा या समीकरण 2 होगा? समीकरण 2। अब इस E का मान ध्यान से देखिएगा, इस E का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। अब E का मान हम रखेंगे 1 नंबर में, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डी फाई ई इक्वल टू E के जगह पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और उसके आगे क्या लिखेंगे? DA कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ये जो DA या वैल्यू है DA कॉस थीटा/r²। आप लोग ने घन कोण पढ़ा है, तो घन कोण जो होता है उसको डी ओमेगा से लिखते हैं जब घन कोण छोटा होता है। यहाँ पे जो दिखाया गया ध्यान से देखिए, ये जो डी ओमेगा है इसका वैल्यू होता है DA कॉस थीटा/r²। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? यह डी ओमेगा का वैल्यू है। और डी ओमेगा को हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, डी ओमेगा को घन कोण कहते हैं। तो इस डी ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रखें, यानी DA cos थीटा/r² के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा। तो लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह है Q
डी ओमेगा, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे और भी सॉल्व करें, थोड़ा सा है, अब स्टेप में 2 स्टेप में पूरा हो जाएगा। अब देखो, ए अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालें, गॉस का पद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अल्प क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स निकालें। अब कहाँ के लिए निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। अतः ध्यान देना, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल डी ए है, तो इस संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब उसको हम इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर लेंगे, जो अनकांस्टेंट है उसको अंदर करेंगे। तो देखो, कांस्टेंट है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको पहले लिख लेते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह है डी ओमेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर करेंगे, तो डी फाई ई को इंटीग्रेट किया तो फाई ई बचा, इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए हो गया डी ओमेगा क्लोज इंटीग्रेशन एरिया हो गया इसका क्षेत्रफल, और डी ओमेगा का करते हैं तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है 4 पाई। तो यहाँ पे देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई हो गया। अगर हम 4 पाई से 4 पाई को काट देते हैं, ये हो गया फाई ई, तो नीचे बचेगा फाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ करना था, देख लीजिए ये प्रूफ हो गया। क्या होगा? प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, उपपद किए थे, गॉस का पद में क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है, आप लोग क्वेश्चन को बोर्ड पे जो शो कर रहा है उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j - 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल ए वेक्टर इक्वल टू -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी दिया है, हम सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, क्वेश्चन ऊपर शो कर रहा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन डैट क्या क्या दिया है? वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j -4k कैप -4k कैप वोल्ट प्रति मीटर, और ए वेक्टर इक्वल टू दिया है -4k कैप मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है फाई का मान पूछ रहा है, तो आप लोग पढ़ें वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई, ठीक है, डॉट डी ए। ठीक है, और ई डॉट डी ए को तोड़ने पे ई डी ए कॉस थीटा होता है, और थीटा इक्वल टू जब 0 होता है तो फार्मूला होता है ई ए। यानी इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, ई ए पे। ई का मान कितना दिया है लिखते हैं। ई का मान जो है वो दिया है 2i + 3j -4k कैप, बीच में डॉट है यानी गुणा है, डॉट है। उसके बाद ए का मान दिया है -4k कैप। आप लोग वेक्टर पढ़ें, वेक्टर में देखिए आई और जे का गुणा कराएंगे, आई डॉट जे इक्वल टू जो होता है वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए जे डॉट के यानी
जे डॉट के, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और के डॉट आई, इसका भी वैल्यू 0 होता है। लेकिन अगर आई डॉट आई करें तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। जो सेम डिजिट के साथ डॉट गुणन होगा उसका वैल्यू 1 होगा, और क्रॉस में होगा तो डिफरेंट के साथ क्रॉस में होगा तब उसका वैल्यू अगर आई जे के साथ होगा तो के हो जाएगा, ठीक है ना। वो आप लोग क्लास 11th में वेक्टर में पढ़े हैं। तो यहाँ पे इसका और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस का गुणा कराएंगे तो यह प्लस हो गया, और ये होगा 4 में 4 का गुणा होगा 16 हो जाएगा। और देखिए के कैप तो यहाँ पे लिखेंगे के कैप का के कैप में गुणा कराते हैं, के कैप का के कैप में गुणा कराते हैं, सेम का सेम में कराएंगे तो यह 16 में 1 का गुणा हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी कुल मिला के कितना आ गया, 16 जो हुआ वही क्या हुआ, आंसर हुआ। ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन एक 2022 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इक्वल टू 14i + 3j - 5 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल ए सदिश इक्वल टू 4j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2022 में पूछा है, इसका सलूशन हम लिख रहे हैं। सलूशन लिखते हैं, ध्यान से देखिए। सलूशन में लिखते हैं गिवन डेट, ऊपर क्वेश्चन शो कर रहा है E इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है, E वेक्टर इक्वल टू 14i + 3j, 14i + 3j ऊपर क्वेश्चन शो कर रहा है, ध्यान से देखिए। -5k और A सदिश इक्वल टू दिया है 4j, मीटर स्क्वायर दिया है, ये मीटर स्क्वायर है, और यह है वोल्ट प्रति मीटर। फार्मूला यही सेम फार्मूला लगाएंगे, फाई इक्वल टू हो जाएगा EA, और E का वैल्यू 14i + 3j - 5k, और A का वैल्यू क्या है, डॉट के साथ 4j। देखिए 14i और 5k इधर नहीं मिल रहा है, ये जे कैप है, तो 4j का गुणा कराएंगे 3j में, तो 4 कितना होता है 12, और जे मिलके 1 हो गया, तो यह केवल इसका आंसर आ गया 12। किस में आएगा, तो वोल्ट मीटर में इसका आंसर आएगा। नोट करो इसको, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन है, गॉस के पद्मे से कूलाम के नियम का निगमन। देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं, यानी सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखेंगे गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ध्यान से इसको आप लोग समझिए, कूलाम के नियम का निगमन। अब इसमें समझिए, एक सपोज कहते हैं एक स्फीयर बनाते हैं, इसका सेंटर यानी ओरिजिन जो बनाते हैं वो बनाते हैं ओ से स्मॉल आर दूरी पर। ध्यान से देखिए, ओ पर एक प्लस क्यू आवेश है, ओ से स्मॉल आर दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु हम बना लेते हैं पी। एक बिंदु क्या बनाते हैं, पी, ठीक है, इस बिंदु पे। और पी का जो क्षेत्रफल है वह DA है, और यह देखो ये प्लस क्यू आवेश है ना, तो क्यू आवेश के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पे PP। तो वैद्युत क्षेत्र का दिशा और DA का दिशा, दोनों का दिशा यहाँ पे हम सेम दिखा देते हैं। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E लिख देते हैं, यहाँ पे DA और वैद्युत क्षेत्र का दिशा, दोनों का दिशा सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो नीचे लिखेंगे बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ P का क्षेत्रफल कम है तो वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा। तो आप लोग को पढ़ाते हैं d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDA। क्लोज इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाएंगे,
ठीक है ना। अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें तब क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ए इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, ई डी ए को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, इन दोनों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो कॉस जीरो का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। इसमें पुट करेंगे तो यह हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। ई कांस्टेंट वैल्यू वैद्युत क्षेत्र है, इसको बाहर करेंगे, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे। ये डी फाई को इंटीग्रेट किए हैं तो केवल हो गया है फाई ई इक्वल टू ई को बाहर किए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, डी ए को हम सॉल्व करते हैं, यानी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा ई ए। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल जो होता है ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका रेडियस आर है तो गोले का क्षेत्रफल है, गोला स्फीयर दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक जगह पे हम पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई और एक की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय से लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय से हम पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इस अब देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड फाई और फाई इक्वल है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का, ठीक ना, तुलना करने पर तुलना करते हैं, ध्यान से देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई का मान निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ई इक्वल टू 1/4 पाई और यह हो गया एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया क्यू बाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कूलॉम के नियम में, पहले चैप्टर में, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करता है बल F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। देखोगे हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, आवेश, यानी क्यू नॉट इंटू ई। अब ई का वैल्यू इसमें रखेंगे तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में ई का मान रखने पर, ई का मान रख दें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इस क्यू का मान रखेंगे तो हो जाएगा क्यू नॉट, और यही कूलॉम का नियम है। यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, यानी गॉस के प्रमेय से क्या हुआ, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हर साल लगभग 1 साल अल्टरनेट करके हर साल पूछता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि फिजिक्स में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो अनसॉल्व से रिलेटेड तो एक बार कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। ठीक है ना, थैंक यू।